Hello everyone, I hope all of you are doing well. Today we will discuss Government of India Act 1935, a real milestone in the history of Pakistan. Before starting our class, please help me in inviting your batchmates and please share this class in our WhatsApp groups. Then we will discuss Government of India Act 1935. I hope I am clearly audible. Please share this class in our WhatsApp groups. क्लास कोई कुछ ज़्यादा ही आज लेट हो गई है, पर कोई बात नहीं, खैर है। अगर तो आप लोगों ने पहले ही क्लासेस अटेंड की हैं तो दिस लेक्चर विल बी वेरी बेनिफिशियल एंड इजी फॉर ऑल ऑफ़ यू। और अगर आपने पीछे सारी हिस्ट्री मिस कर दी है तो फिर इस क्लास को समझना ज़रा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हमने पहले देखा कि काफ़ी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, उससे पहले हमने देखा कि डिफरेंट प्रपोजल्स आ रहे हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में किस स्टेज पे जा रही है। कांग्रेस के साथ इत्तेहाद चाहती है मुस्लिम लीग, लेकिन इत्तेहाद इस दफ़ा हो नहीं पा रहा, जैसे कि 1919 के एक्ट से पहले हुआ था। इन केस ऑफ 1919 एक्ट, जब हमने क्या कर लिया था, लखनऊ पैक्ट क्या था, आपस में इत्तेहाद था कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का कुछ टाइम के लिए, जिसको आम ज़ुबान में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद कह के उसकी सारा उसका मीनिंग थीम ख़राब कर दी जाती है। उसके बाद कोशिश की गई कि किसी न किसी तरह से फिर से इत्तेहाद हो, लेकिन नहीं हुआ। काफ़ी शोर शराबा हुआ, साइमन कमीशन आपका फ़ेल हो गया। उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस आपकी हुई और उसके बाद आपका आ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, क्योंकि इस एक्ट ने आना ही था। और इसमें जो आपकी डिमांड्स थी कुछ, मतलब जो थी आपकी कांग्रेस, उसकी क्या डिमांड थी? उसकी डिमांड तो सिंपल थी, सेल्फ रूल। ठीक है, अब मुस्लिम्स जो थे वो अब सोचना शुरू हो गए थे कि हमें अगर सेल्फ रूल की तरफ इंडिया जाता है तो फिर हम इंडिया में तो नहीं रह सकते ब्रिटिश रूल के अलावा। मतलब हिंदुओं के साथ तो हमारा ना तो कोई इत्तेहाद हो सकता है, ना हम इनके अंडर कोई किसी तरह से हमारे कोई आप कह लें कि राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, कुछ भी वो सिक्योर होंगे, वो तो नहीं हो सकते। तो ये अब फ़ौरन से ब्रिटिशर्स छोड़ भी नहीं सकते थे इंडिया को। लेकिन जब आप इस एक्ट को देखते हैं 1935 के एक्ट को, तो फिर आपको पता चलता है कि थोड़ी सी तैयारी शुरू हो गई थी। तो अगस्त 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये एक्ट पास किया विद 321 सेक्शंस एंड 10 स्केड्यूल्स। जब आप देखते हैं ना, मतलब 321 इसके सेक्शंस हैं और इसमें अराउंड 10 स्केड्यूल्स हैं, तो फिर उससे पता चलता है कि दिस इज़ द लॉन्गेस्ट एक्ट पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, क्योंकि इससे पहले आप देखते हैं कि मतलब वो आपको बता देते हैं कि एग्जेक्टिव काउंसिल के इतने मेंबर्स होंगे, डायरकी होगी, तो ये आपकी इसमें सूरत हाल चलेगी और सारी कहानियाँ। लेकिन इस दफ़ा बात जो है वो डिफरेंट हो गई। वजह कि आपकी गवर्नमेंट जो है उसको अब दो इंतहाई मुतशद्दिद पार्टीज़, मतलब एक तो इसमें बहुत एग्रेसिव है, दूसरी पार्टी इतनी एग्रेसिव तो नहीं है लेकिन वो भी उनकी बात मान नहीं रही। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस, उन दोनों को साथ लेके चलना है। तो एक लंबा चौड़ा सा एक्ट आ गया जिसमें ये कहानी सुना दी गई कि ठीक है, हम आपकी कुछ बातों को मान ही लेते हैं। फेडरेशन आप देखेंगे कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को थोड़ा सा मान गए थे ब्रिटिशर्स, लेकिन डायरकी ख़त्म होगी। डायरकी ख़त्म होने की वजह से जो प्रोविंसेस में आपके पास या एक थोड़ी सी आपकी बन गई थी सूरत हाल, इस वाली क्या इसको कहते हैं, डेमोक्रेसी वाली, वो तो ख़त्म हो गई। साइलेंट फीचर्स इसके देखते हैं आप, तो इसमें सबसे पहले है कि डायरकी ख़त्म होगी। ठीक है, एंड नाउ देयर विल बी ओनली डायरकी एट सेंटर में कैसे डायरकी होगी वो हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले आप इतना पॉइंट रखें कि प्रोविंसेस लेवल पे डायरकी ख़त्म होगी, ठीक है, और सेंटर के लेवल पे सिर्फ अब होगी। अच्छा, एक आपकी थी इंडियन कौंसिल को ख़त्म कर दिया गया और उसकी जगह पे एक और नई चीज़ आ गई, वो थी एडवाइजरी बॉडी। ठीक है,
उसका काम भी वही था, बस नाम उसका थोड़ा सा बदल गया। अच्छा, अब आपकी जो फेडरेशन है और जितनी आपकी प्रिंसली स्टेट्स हैं, ठीक है, ये सारी आपकी स्टेट्स अभी ब्रिटिश क्राउन के अंडर ही रहेंगी, ठीक है। एक आपने देखा कि बार बार बात किसकी हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा माइनॉरिटीज़ की, ठीक है। आप थोड़ा सा लेके आए ना कायद-ए-आज़म के स्टैंड्स को, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में भी, इससे पहले भी, तो बार बार हम माइनॉरिटीज़ की बात करते थे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया कि ठीक है, मज़ीद प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो यूज़ होंगे फॉर माइनॉरिटीज़, और आप इनके राइट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेफ गार्ड करेंगे। सुपरमेसी किसकी होगी? सुपरमेसी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कोई इंटरिम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कुछ नहीं आया था, क्योंकि सुपरमेसी तो किसकी है? ब्रिटिश पार्लियामेंट की है। बल्कि एक बड़े अच्छे अंदाज में आप देखते हैं कि जो इनके पास पावर्स थी उनको भी महदूद कर दिया गया। साइज़ ऑफ लेजिस्लेचर बढ़ा दिया गया, फ्रेंचाइज, एक्सटेंशन ऑफ फ्रेंचाइज इसमें मौजूद थी। इसके साथ ये हुआ कि बर्मा को इंडिया से अलग कर दिया गया, ये एक इसमें अच्छी चीज़ आई। अच्छा, अब इसमें मैं आपको समझा देती हूँ डायरकी एट सेंटर, ये आपके समझने की चीज़ है। इसमें ये हुआ कि जो आपकी एग्जेक्टिव अथॉरिटी है सेंटर की, ये तो गवर्नर जनरल के पास ही होगी, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ क्राउन। आपका जो गवर्नर है वो ज़ाहिर है आपके क्राउन को कर रहा है रिप्रेजेंट, और एग्जेक्टिव अथॉरिटी सेंटर की उसी के पास होगी। अब फेडरल जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, एक है आपकी रिजर्व्ड और एक है आपकी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, ठीक है। रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। रिजर्व्ड की जो लिस्ट है उसमें आपकी आ जाती है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिफेंस, आपके एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, फिर ट्राइबल एरियाज से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं वो सारे रिजर्व्ड लिस्ट में आएंगे, ठीक है। ट्राइबल एरिया में हमने जैसे बलूचिस्तान को तो काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया था ना, तो इस तरह की यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी ये किसकी होगी? ये गवर्नर के पास ही इसकी, मतलब रिजर्व्ड से मुराद है कि उन्हीं के पास सारी पावर रहेगी। अच्छा, गवर्नर जो है वो अब क्या करेगा कि अपने 3 काउंसलर्स मुंतखब कर लेगा, और वो तीनों मतलब अपॉइंट करेगा और मुंतखब भी खुद ही करेगा। बट दे वर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव। वो जो 3 आपके अपॉइंट किए हैं गवर्नर ने अपने काउंसलर्स, वो लेजिस्लेटिव के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई रिजर्व लिस्ट की। इसके बाद आपके आ जाते हैं ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, ठीक है ना। ये क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है ये उनकी एडवाइस पे कर दिया गया कि ठीक है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स इनको दे दिए जाएंगे जिनकी तादाद कम से कम 10 होनी चाहिए, 10 से ज़्यादा भी नहीं होगी, 10 से कम भी नहीं होगी, ठीक है। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ये लेजिस्लेचर से आगे पीछे कोई काम नहीं करेगी, लेजिस्लेचर के कॉन्फिडेंस को बहाल रखेगी और उसके साथ साथ काम करेगी। कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनकी होंगी और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो इसमें इन्वॉल्व होगा, डायरेक्ट इसको कंट्रोल करता रहेगा। अब ये जो पॉइंट था ना सेपरेशन ऑफ बर्मा को जब सेपरेशन हुई तो उससे अब इंडियंस जो हैं कांग्रेस वाले और जो मुस्लिम लीग वाले हैं उन दोनों को एक बात अच्छे तरीके से समझ आ गई, वो ये कि डोमिनियन स्टेटस तो अब हमने नहीं लेना, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस 1929 में साइमन कमीशन ने प्रॉमिस कर दिया था, ये तो अब हम नहीं लेंगे, अब हमने अलग ही होना है, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको पता चलेगा कि इलेक्शंस कैसे होते हैं और ये फिर कैसे आपकी कहानी पाकिस्तान बनने की तरफ आपको ले आती है। थोड़ी सी इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन आप लोग क्योंकि मैं तो इसको ये एज्यूम कर रही हूँ कि फ़र्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हैं, तो बहुत थोड़ी सी डोज आपको देती हूँ, इसलिए कि आप प्रीवियस लेक्चर्स को भी सुने, और कुछ स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे तरीके से उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं, तो मैं अपनी स्पीड को थोड़ा स्लो कर रही हूँ। आप भी उनको सुनते जाएँ और अपने नोट्स बनाते जाएँ। कल के लेक्चर में हम अपना पाकिस्तान बना लेंगे, तब तक ये चीज़ें सारी समझें, और अगर इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो फिर आप मेरे साथ डिस्कस कर लें।